बांकीपुर जो सीट है ये पटना पश्चिम से बांकीपुर बन गई थी। अब इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का कारण क्या है? बांकीपुर सीट में जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे उन्हें महज 7,700 के करीब वोट हासिल हुए और बीजेपी को हराकर एक बड़ा मैसेज देना है ताकि बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाए। लेकिन अब कुल मिलाकर देखना यह होगा कि बांकीपुर की जनता क्या सोचती है। वो प्रशांत किशोर की हिम्मत का साथ देगी या प्रशांत किशोर को 2025 के चुनाव की तरह झटका दे देगी। बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों आखिर इतनी चर्चा में क्यों है? आखिर ऐसा क्या खास हो गया कि बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर शुरू हुई चर्चा थम नहीं रही? आखिर ऐसा क्या खास है बांकीपुर में? पटना की राजधानी की एक ऐसी सीट जो लंबे समय से एक पार्टी की ही मजबूत सीट रही है, वहां पार्टी का गढ़ रहा है, एक पार्टी ही यहां अपना दबदबा बनाए रखे हुए है। फिर ऐसा इस बार क्या खास हो गया है कि इस पर विशेष तौर पर पूरे देश में चर्चा हो रही है? कुछ तो ऐसा खास होगा बांकीपुर में कि यह देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। ये तो पिछले दिनों सबने देख लिया है। हमने भी बताया था कि ये नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट रही है। तो इस वजह से इस सीट की चर्चा स्वाभाविक है। लेकिन अब यह भी तय हो चुका है कि नितिन नवीन ये सीट छोड़ चुके हैं। यह भी स्पष्ट है कि नितिन नवीन राज्यसभा के सांसद हैं। यह भी पहले से लोगों को पता है कि नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अब यह भी साफ हो चुका है कि यहां से नितिन नवीन ने अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार बनाया है। कहा यह जा रहा है कि ये ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता रहे हैं, बूथ स्तर पर इन्होंने काम किया है, मंडल स्तर पर इन्होंने काम किया है और 25-26 साल का इनका पूरा अब तक का एक्सपीरियंस अनुभव रहा है पार्टी में। तो जाहिर तौर पर पार्टी ये मानकर चल रही है कि ये बेहद मजबूत है। लेकिन जब ये सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, लोगों को सारी चीजें पता चल चुकी हैं, फिर भी बांकीपुर विधानसभा सीट चर्चाओं में बनी हुई है। फिर भी बांकीपुर सीट को लेकर लगातार गहमा गहमी बनी हुई है, सबकी नजर है। आखिर इस पर ऐसा क्या खास हो रहा है? बांकीपुर में ऐसा क्या हो सकता है जिसको लेकर ये सुर्खियों में रहे? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्याय। बांकीपुर विधानसभा सीट, पटना की वो सीट जो कभी पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी और नितिन नवीन के पिता यहां से विधायक हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद 2010 में परिसीमन के बाद ये सीट जो है बांकीपुर जो सीट है ये पटना पश्चिम से बांकीपुर बन गई थी। अब इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा का कारण क्या है? वो कारण है जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर। अब आप सोचेंगे कि जहां पर बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जहां आरजेडी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर खुद चुनाव मैदान में अपना कैंडिडेट उतार चुका हो, फिर आखिर प्रशांत किशोर की वजह से ये सीट इतनी सुर्खियों में क्यों है, इतनी चर्चा में क्यों है? तो हम आपको बताते हैं कि ये सीट पीके की वजह से, पीके प्रशांत किशोर को पीके कहा जाता है और इसी नाम से वो जाने जाते हैं, चर्चित रहे हैं। तो पीके की वजह से ये सीट खास तौर पर चर्चा में है। इसका कारण है महज 7-8 महीने अभी बीते हैं विधानसभा चुनाव जब बिहार में हुए थे। 2025 के नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में प्रशांत किशोर ने 243 में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। आप उस पार्टी का दुर्भाग्य कहिए, प्रशांत किशोर की चूक कह सकते हैं या फिर उनकी मेहनत का फल जनता ने नहीं दिया। जो 238 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे उनमें से अधिकतर सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और उन्हीं में से बांकीपुर सीट भी थी। बांकीपुर सीट में जो उम्मीदवार चुनाव लड़े थे उन्हें महज 7,700 के करीब वोट हासिल हुए। अब ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर जब इतनी बुरी तरह से अपनी पार्टी का परिणाम, पार्टी की फजीहत देख चुके हैं, महज 7-8 महीने बाद उन्होंने खुद अब अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का फैसला कर लिया। ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत किशोर को लगा कि इस बार मुझे खुद मैदान में उतरना चाहिए, वो भी तब जब 8 महीने पहले उनकी पार्टी की दुर्गति हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि वो राजनीति करने से तौबा कर लेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर राजनीति करना तो छोड़िए, पार्टी को चुनाव लड़ाना तो छोड़िए, वो खुद मैदान में उतरने आ गए और वो भी ऐसी सीट पर जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके भी कई कारण हैं।
चलिए पहले आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर कर क्या रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव में आक्रामक थे, बहुत ज्यादा अटैकिंग मोड में थे, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे थे, वही प्रशांत किशोर इस बार फिर अपने लिए भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं, उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। सबको याद होगा 2025 का विधानसभा चुनाव, जब प्रशांत किशोर व्यक्तिगत तौर पर कुछ नेताओं का नाम लेकर हमलावर हुए थे। उनमें बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल हैं। सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ नहीं कहा था। उनके आपराधिक इतिहास को लेकर कहा था कि वो आपराधिक उनका इतिहास रहा है। प्रशांत किशोर ने ये तक कह दिया था कि वो उनकी डिग्री फेक है, उनकी शिक्षा फेक है, उनकी उम्र का सर्टिफिकेट फेक है, वो सारी चीजें बता चुके थे। प्रशांत किशोर अब भी वही कर रहे हैं। एग्रेसिव कैंपेनिंग उनके नेचर में है, उनकी आदत है। वो फिर वही आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और बांकीपुर में अगर हम ये कहें कि सभी पार्टियों की तुलना में सबसे ज्यादा इस वक्त प्रचार में जी जान से जुटे हैं तो प्रशांत किशोर, क्योंकि अभी बाकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने नॉमिनेशन किया है और अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ग्राउंड पर उतरकर प्रचार शुरू कर चुके हैं। और प्रचार में वही तेवर, वही आक्रामकता, वही अंदाज जो 2025 विधानसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स के लिए जब प्रचार करते थे तो इसी अंदाज में कर रहे थे। प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को, इस बार भी जब मीडिया ने उनसे पूछा कि सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि सम्राट चौधरी को सीएम रहना ही नहीं चाहिए। मेरे मुताबिक जब तक सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार जैसे प्रदेश का भला कभी नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने उनकी डिग्री पर, उनके उम्र को लेकर सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए और कहा कि ये सब फर्जी सर्टिफिकेट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो 7 हत्या के आरोपी रहे हैं, अभियुक्त रहे हैं। उन्होंने अभियुक्त शब्द का इस्तेमाल किया आरोपी की जगह पर। तो ये प्रशांत किशोर का अंदाज है। सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को हरा दिया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बीजेपी का नेतृत्व अपने आप सम्राट चौधरी को पद से हटा देगा। और जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर राजनीति को समझते तो हैं, क्योंकि वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग प्रदेशों में काम कर चुके हैं। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो राजनीति को समझते नहीं है या राजनीति को उन्होंने देखा नहीं है। उन्होंने बहुत करीब से देखा है, समझा है, परखा है कि आखिर ये पॉलिटिक्स होती कैसे है। उन्हें ये पता है कि बांकीपुर का चुनाव नितिन नवीन के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। उन्हें पता है कि यह चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है कि जिस बांकीपुर ने जो अपना विधायक बनाया था, वो विधायक देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो जाहिर तौर पर नितिन नवीन कभी नहीं चाहेंगे कि उनके द्वारा खाली की गई सीट पर उनकी पार्टी चुनाव हार जाए, वो भी तब जब वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो खुद कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो इसलिए नितिन नवीन की प्रतिष्ठा जुड़ी है। बीजेपी के लिए, बीजेपी के दूसरे बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के सम्मान की बात आएगी तो उन दोनों नेताओं के भी सम्मान की बात होगी कि भाई मोदी जी के लिए या अमित शाह के लिए भी ये प्रतिष्ठा का विषय है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सीट पर चुनाव लड़ा हो वो सीट बीजेपी हारे नहीं। तो ये प्रशांत किशोर जानते हैं। अब प्रशांत किशोर जनता से बार बार ये भावनात्मक अपील कर रहे हैं कि अगर आप बिहार सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, अगर नीतीश कुमार के नाम पर आपने वोट किया था और धोखे से नीतीश कुमार को हटाकर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है और आप खुश नहीं हैं, तो यही मौका है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो सीट रही है वहां से बीजेपी को हरा दीजिए। अपने आप बड़ा मैसेज चला जाएगा कि लोग नाराज हैं, जनता सरकार से खफा है और बीजेपी नेतृत्व खुद ही सम्राट चौधरी को हटाएगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि जो सीट आरजेडी के कार्यकाल में भी हम कभी नहीं हारे, जो सीट नीतीश कुमार के सीएम रहते हम कभी नहीं हारे, वो सीट पहली बार बीजेपी का सीएम बनता है और हम वो सीट हार जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा डेंट, बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा। इसलिए सम्राट चौधरी बार बार जनता से यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा वक्त है, ये बहुत बड़ा चांस है आपके लिए, बीजेपी को हराइए और सम्राट चौधरी की छुट्टी तय है। दूसरी बात, अशोक चौधरी, जेडीयू के नेताओं को लेकर भी वो हमलावर रहे हैं। उनमें से अशोक चौधरी रहे हैं, बीजेपी की तरफ से मंगल पांडे भी रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर जब मीडिया ने कहा कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कुछ आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है कि एक सर्वदलीय नेता फिर से अपना बयान देना शुरू किए।
अब वो अशोक चौधरी को बार बार सर्वदलीय कहते हैं क्योंकि अशोक चौधरी का पुराना पॉलिटिकल जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, उसको बताते हैं कि अलग अलग पार्टियों में वो रह चुके हैं। तो प्रशांत किशोर ये भी जानते हैं कि अशोक चौधरी पर हमला कैसे बोलना है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को कहिए कि जरा शांत रहें, वरना कैबिनेट में दूसरे तीसरे नंबर पर जो पोजीशन होती थी वो अब 10वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और ज्यादा अगर बोलेंगे तो अगली बार मंत्रिमंडल से बाहर होना तय है। बेहतर होगा कि जो विभाग मिला है उसमें चुपचाप काम करें, ज्यादा राजनीति न करें, वरना अगले बार मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जैसा कि मंगल पांडे के साथ हुआ है। तो इस तरह के बयान, चुभने वाले बयान, तीखे बयान जो तीर की तरह किसी को लगते हो, वैसे बयान देते हैं प्रशांत किशोर और पहले भी देते रहे हैं। यानी वो एग्रेसिव कैंपेनिंग उनके तेवर में है, उनके अंदाज में है और वही वो कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रशांत किशोर का बता दिया कि कैसे वो सुर्खियों में बने हैं और क्यों बांकीपुर में ज्यादा चर्चा पीके की, प्रशांत किशोर की हो रही है, उनके उस अंदाज की वजह से। अब आते हैं उस मुद्दे पर कि प्रशांत किशोर जब 8 महीने पहले अपनी पार्टी की दुर्गति देख चुके हैं, फिर अचानक उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर क्यों लगा दिया? तो इसको मैं आपको जरा सा लेकर चलता हूं बिहार से बाहर एक अन्य प्रदेश में, और वहां की आप राजनीति को देखिए और तब आप समझिए कि प्रशांत किशोर ने ऐसा क्यों किया होगा। दरअसल देश में बहुत कम ऐसा हुआ है कि कुछ लोग, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कोई बड़ी पार्टी है, उसी में से कोई नेता छिटकते हैं और वो अपनी नई पार्टी बना लेते हैं। यानी ऐसे लोग नई पार्टी बनाते हैं जिनका पहले से ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, पहले से ही किसी अन्य पार्टी में वो जुड़े रहे। तो देश में इन लोगों की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। देश में उन लोगों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है जो अचानक से राजनीति में कदम रखे हो, और राजनीति में कदम रखकर वो किसी और पार्टी में न जाकर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर ली। ये काम देश में अरविंद केजरीवाल नाम की एक शख्सियत हैं, जिनको आप सब जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने, शायद वो पहले शख्स थे जिन्होंने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। हालांकि इससे पहले अगर दक्षिण भारत की बात करें तो बहुत सारे फिल्मी कलाकार जो हैं वो आ चुके हैं राजनीति में और कामयाब होते रहे हैं। लेकिन फिल्मी कलाकारों के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो पहले से ही बहुत बड़े स्टार होते हैं, पहले से ही उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग होती है। ऐसे लोगों के लिए राजनीति में आना, कामयाब हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक सरकारी अधिकारी रहे, सरकारी सेवा में थे, वहां से वो इस्तीफा देकर अपना एनजीओ चलाते थे, अपना संगठन चलाते थे, और अचानक से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के साथ एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े राजनेता बनकर उभरे, एक बड़ी पार्टी उन्होंने बनाई, और पार्टी ऐसी बनाई कि देखते ही देखते वो पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। अब देखिए कि प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में फर्क कहां था। अरविंद केजरीवाल का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने अपना आंदोलन चलाया, अरविंद केजरीवाल ने अपना संगठन खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा अनशन किया, भूख हड़ताल की, और जब जनता का बड़ा समर्थन उनको मिला, जनता उनके लिए उमड़ पड़ी, जनता उनके लिए खड़ी हो गई, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई, तब जाकर अरविंद केजरीवाल ने उसी रामलीला मैदान में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब बनी तो लोगों को नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आंदोलन में तो बड़े कामयाब होते हैं, लोग आपके समर्थन में खड़े होते हैं, लेकिन जब आप राजनीति में उतरते हैं, चुनावी राजनीति में जाते हैं, तो कई बार जनता आपको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती, जनता आपको दरकिनार कर देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक सूझबूझ दिखाई थी। वो जब पार्टी बनाकर आए, वो पहली बार जब चुनाव लड़ने मैदान में उतरे अपनी पार्टी को लेकर, तो अरविंद केजरीवाल को पता था कि मैं ही पार्टी का सर्वे सर्वा हूं, मैं ही पार्टी का चेहरा हूं, मैंने ही ये आंदोलन खड़ा किया है। ठीक है, अन्ना हजारे एक चेहरा थे, लेकिन वो पूरा संयोजन जो है, सब कुछ जो संयोजक के तौर पर काम कर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग क्षेत्र से बड़े बड़े लोगों को अपने साथ पार्टी में जोड़ा, अपने आंदोलन में जोड़ा, कई
आईएएस, आईपीएस, तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो रिजाइन करके इस्तीफा देकर अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में उनके साथ आए। तो अरविंद केजरीवाल को पता था कि ये मेरा फेस है जिसकी बदौलत मेरी आवाज पर लोग आ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी को चुनाव में ले जाने का फैसला किया तो वो खुद किनारे बैठकर राजनीति नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे। उन्होंने ये दिमाग लगाया, उन्होंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं सिर्फ दिल्ली की विधानसभा सीटों पर सिर्फ दूसरों को कैंडिडेट बनाकर उतार दूं और मैं खुद साइड में बैठकर सिर्फ पार्टी चलाता रहूं, तो हो सकता है कि जनता ये सोचे कि जिस व्यक्ति के नाम पर हम इसके पार्टी के समर्थन में आए हैं वो व्यक्ति खुद चुनाव तो लड़ ही नहीं रहा, तो फिर हम वोट क्यों करें। तो अरविंद केजरीवाल ने ये जनता को विश्वास दिलाया कि मेरे कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे देखिए क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और उन्होंने किया क्या कि दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ, यानी जो सबसे टफ सीट होती है, सबसे कठिन चुनौती होती है, उन्होंने उसे स्वीकार करना मुनासिब समझा, जरूरी समझा, और वो चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्हें पता था कि शायद हो सकता है कि वो चुनाव हार जाएं, और पहले चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते फजीहत भी हो सकती थी कि बड़े तामझाम के साथ आए थे लेकिन पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता को यह महसूस हुआ कि अरविंद केजरीवाल अगर इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि अपनी पार्टी खड़ी करते हैं, दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और खुद सबसे मुश्किल सीट, क्योंकि उस वक्त शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित ने लगातार 3 बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी, बहुत मजबूत बड़ी नेता थी। शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में वो जीते। न सिर्फ वो जीते बल्कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। यही सूझबूझ अरविंद केजरीवाल ने दिखाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हो गई। आम आदमी पार्टी को एक बड़ी सफलता मिली, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। प्रशांत किशोर से यहां चूक हो गई। अरविंद केजरीवाल ने भी चूंकि जनता को यही भरोसा दिया था कि हम एक नई किस्म की राजनीति करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने भी यही कहा था कि हमारी राजनीति बहुत अलग होगी। हम दिल्ली में जिस तरह की या देश में जिस तरह की राजनीति होती है वैसी राजनीति नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जनता से कहा था कि आप मुझे वोट करिएगा और इसलिए कीजिएगा क्योंकि अमूमन जो बड़े नेता देश के होते हैं, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या अन्य पार्टियों के हों, क्षेत्रीय पार्टियों के हों, वो कभी बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि उनको डर होता है कि हम में से कोई एक हार जाएगा और हम सदन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सारे बड़े नेता जो हैं अपनी अपनी सीट चुन लेते हैं जहां कमजोर कैंडिडेट से वो चुनाव लड़कर जीतते हैं। लेकिन मैं लड़ूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं सीधे, जब मैं पार्टी का प्रमुख हूं, मैं अपनी पार्टी खड़ा कर रहा हूं, तो मैं सीधे सीएम से टक्कर लूंगा। और जनता को यह बात पसंद आई, उनकी बातें जनता को अपील कर गई। उन्हें लगा कि जनता को कि ये बहुत सही आदमी है, ये तो बहुत जिगर दिखा रहा है, उसने अपनी ताकत दिखाई है, उसने हिम्मत दिखाई है, तो क्यों नहीं उसे समर्थन दे। और वो चुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर से यही चूक हो गई। प्रशांत किशोर भी चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जब वो राजनीति में आने का फैसला करते हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी के सारे उम्मीदवार तो मैदान में उतार दिए, लेकिन वो खुद मैदान में नहीं उतरे। और शायद ये बात लोगों को खटक गई। लोगों को लगा कि ये आदमी कहता है कि हम अलग किस्म की राजनीति करेंगे, हम बहुत डिफरेंट पॉलिटिक्स करेंगे, हम बिहार को बदल देंगे, हम बिहार में ये वादा नहीं करेंगे कि हम सड़कें बना देंगे, पुल पुलिया बना देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव में लगातार यही कहते थे कि हम सड़कें, पुल पुलिया, स्कूल कॉलेज खोलने का वादा नहीं करेंगे। हम वादा करेंगे कि हम आपके बच्चों का भविष्य बना देंगे। हम आपसे वादा करेंगे कि हम, अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई जब तक नहीं सुधरती है तब तक हम आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे और उसकी फीस सरकार भरेगी। तो ये बातें जनता को अच्छी तो लगी क्योंकि उन्होंने भी डिफरेंट पॉलिटिक्स, अलग किस्म की राजनीति की बात की। लेकिन जनता को यह बात शायद खटक गई कि यह व्यक्ति राजनीति में आने की बात तो कर रहा है, लेकिन ये 238 उम्मीदवार उतार गया लेकिन खुद मैदान में नहीं आया। प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ने नहीं आए और परिणाम यह हुआ कि उनकी पार्टी की बुरी हालत हो गई, पार्टी की दुर्गति हो गई, पार्टी की फजीहत हो गई और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लगभग 95% से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई। अब प्रशांत किशोर के बारे में जो मैं कह रहा था कि इस बार वो
क्यों अपनी इज्जत दांव पर, प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर आ गए? शायद प्रशांत किशोर को यह एहसास हो गया कि मेरा खुद चुनाव नहीं लड़ना कहीं गलत मैसेज तो नहीं दे गया, क्योंकि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर अन्य दक्षिण भारतीय पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम कर चुके हैं। वो अलग अलग पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी काम कर चुके हैं। तो उन्हें पता है कि कहां की राजनीति कैसे चलती है। तो प्रशांत किशोर को शायद यह एहसास हो गया कि अरविंद केजरीवाल भी डिफरेंट पॉलिटिक्स, इसी वर्ड के साथ वो राजनीति में आए थे और कामयाब हुए थे, क्योंकि वो खुद हिम्मत दिखा रहे थे। अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में आए थे और तभी शायद प्रशांत किशोर को लगा कि नहीं, एक बड़ी सीट पर अब मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। एक ऐसी सीट जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही हो, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर को शायद यह पता होगा कि हो सकता है कि वो चुनाव हार जाएं, हो सकता है वो चुनाव जीत जाएं, यानी परिणाम क्या होगा ये तो बांकीपुर की जनता तय करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर को शायद यह एहसास हो गया कि अगर मैं पीछे हट कर रहा, मैं किनारे बैठकर पार्टी को राजनीति में लगाए रखा, तो शायद जनता मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता को लगेगा कि ये आदमी पार्टी के दूसरे कैंडिडेट्स का हारना बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ये खुद मैदान में आने की हिम्मत नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को अपनी हार का डर होता है। इसे चिंता है कि अगर मैं हार गया तो मेरी प्रतिष्ठा धूमिल। लेकिन जब राजनीति करते हैं तो प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करनी होती। राजनीति करते हैं तो सिर्फ जनता की चिंता करनी होती है। और शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। उन्हें लगा कि 8 महीने पहले यहां पर हमारे उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुकी है। आप सोचिए, महज 7,700 वोट मिले थे। जिस जगह पर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो चुकी है 8 महीने पहले, वहां प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, वो खुद मैदान में उतर आए हैं, खुद उसी अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, खुद एक बार फिर उसी अंदाज में आक्रामक हैं और विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को लगता है कि जनता कम से कम मेरी हिम्मत देखकर मेरा साथ देगी। जनता कम से कम यह महसूस करेगी कि यह व्यक्ति भी हिम्मत दिखा सकता है, तो क्यों नहीं इसका साथ दिया जाए। यह उनकी उम्मीद है। ये कोई गारंटी नहीं ले सकता, ये कोई तय नहीं कर सकता कि जनता के मूड में क्या चल रहा है, लेकिन एक अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि कहते हैं कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ये बड़े बड़ों ने कहा है कि किस्मत भी उन लोगों का साथ नहीं देती है जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं। यानी आप जीतेंगे तभी तो जब आप जंग में उतरेंगे, वरना आप जीतेंगे कैसे अगर आप मैदान से बाहर बैठे हैं। तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा और प्रशांत किशोर ने मैदान में उतरने का तय किया। बांकीपुर से चुनाव के लिए उन्होंने तय कर लिया कि वही लड़ेंगे। आरजेडी और बीजेपी के कैंडिडेट्स अपना नामांकन कर चुके हैं। आरजेडी से रेखा गुप्ता हैं, बीजेपी से अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी हैं और प्रशांत किशोर जनसुराज से लड़ेंगे। 13 जुलाई जो आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, उस दिन उनके नॉमिनेशन की बात है कि वो उस दिन नामांकन करेंगे। तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, अपने उसी अंदाज में लड़ेंगे जैसे वो 2025 में बाकी लोगों को लड़ा चुके हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का एग्रेशन कितना कामयाब होगा, प्रशांत किशोर ने जो हिम्मत दिखाई है, या कहें कि अरविंद केजरीवाल के बारे में सोचकर उनको लगा होगा कि शायद वो व्यक्ति अलग किस्म की राजनीति की बात करके अगर सत्ता में आ सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, अपनी सरकार बना सकता है, तो मैं साइड में क्यों बैठा रहूं, मैं किनारे क्यों रहूं, मैं भी क्यों नहीं इस लड़ाई में, इस जंग में सीधे तौर पर कूद जाऊं। और प्रशांत किशोर कूद गए। हालांकि परिणाम के बारे में जाहिर तौर पर जनता बताएगी। लेकिन आपको बता दें कि यहां एक बात और है, प्रशांत किशोर को बीजेपी और आरजेडी दोनों दरकिनार करने में लगे हुए हैं। दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम तो नोटिस ही नहीं कर रहे, प्रशांत किशोर तो है ही नहीं, उनको तवज्जो ही नहीं दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि मेरी लड़ाई तो आरजेडी से है, प्रशांत किशोर कौन है, उनको कौन जानता है, उनको कौन पूछ रहा है। प्रशांत किशोर न 3 में है न 13 में है, ये बीजेपी कह रही है। आरजेडी से पूछिए तो आरजेडी यही कहती है कि प्रशांत किशोर कौन है, भाई हमारी कैंडिडेट पिछले बार लगभग 47,000 वोट हासिल कर चुकी है। नितिन नवीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारा कैंडिडेट था, तो फिर प्रशांत किशोर कौन। प्रशांत किशोर की तो जमानत वहां जब्त हो चुकी है। प्रशांत किशोर को तो बिहार में कोई पूछता ही नहीं है, वो राजनीति करते ही नहीं है। आरजेडी भी हमला बोल रही है। लेकिन जब प्रशांत किशोर से यही बात पूछी जा रही है तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी कहीं रेस में नहीं है, हमारी टक्कर तो बीजेपी से। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरजेडी 2 नंबर पर नहीं होगी,
यहाँ पहले और दूसरे की जो लड़ाई है, यहाँ बीजेपी से हमारी टक्कर है और जो मेरा अनुमान है वहां बीजेपी चुनाव हारेगी और जनसुराज जीतेगी। ये प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी से ही हमारी टक्कर होगी क्योंकि यहाँ बीजेपी का ही सिटिंग एमएलए रहा है, बीजेपी की सीट रही है, तो फिर आरजेडी से हम टक्कर की बात क्यों करें, हमारी टक्कर तो बीजेपी से है। बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराकर एक बड़ा मैसेज देना है ताकि बिहार का मुख्यमंत्री बदल जाए। लेकिन अब कुल मिलाकर देखना यह होगा कि बांकीपुर की जनता क्या सोचती है। वो प्रशांत किशोर की हिम्मत का साथ देगी या प्रशांत किशोर को 2025 के चुनाव की तरह झटका दे देगी। बांकीपुर की जनता आरजेडी को मौका देकर बीजेपी को किनारे करेगी या फिर एक बार फिर से बीजेपी ही वहां अपना परचम लहराने में कामयाब होगी। क्या फिर बांकीपुर की जनता नितिन नवीन को, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया, उसका सम्मान करते हुए एक बार फिर बीजेपी को जिताएगी या जनता बदलाव के मूड में है, ये जनता ही जानती है। और कहते भी हैं कि चूंकि नेता कहते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है, तो जनता पर छोड़ देते हैं। हम लोग अपना आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपके बीच आते हैं और बताते हैं कि क्या चल रहा है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर चर्चा में है, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई है मैदान में उतरने का फैसला करके। अब जनता को तय करना है कि वो बीजेपी के साथ खुश है, बीजेपी के नितिन नवीन के काम से खुश होकर उनके उम्मीदवार को वोट करेगी या बदलाव का चयन करेगी। फिलहाल ये जनता पर छोड़ते हैं और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड का जो हमारा सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसे फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।